यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी का अपना जो पेपर चल रहा है, यूकेटी चैनल है इसका, यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इसमें यहाँ पर देखो टेस्ट में जो टेस्ट 6 है ये आपका एक भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक, उसका यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को 100 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और एक बात यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने करंट अफेयर्स है उसको मैंने करीब 4 से 5% क्वेश्चन, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आप समझ लो ऐड करें, राइट। उससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 7वां नंबर पेपर लेके आएंगे वो करीब 80% करंट बेस पे रहेगा, 80% करंट और करीब 20% आपका स्टैटिक रहेगा, ठीक है। तो पूरा करंट समराइज मैं उस वाले पेपर में करूँगा, टेस्ट नंबर 7 में, जो अर्थव्यवस्था का दूसरा पेपर आएगा, ठीक है। और एक बात, वो सब जितना रहेगा, योजना मैगजीन है, कुरुक्षेत्र है, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज रही होगी अभी तक की, जो जनवरी से लेकर के फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने की, उसको कवर करेंगे। फिर अगला जो पेपर लेके आएंगे इकोनॉमिक का, वो भी 3 महीने कवर अगला कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से जितने भी इकोनॉमिक है वो सब इसमें कवर करते चलेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सिलेबस देख सकते हो, ये सब सिलेबस इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ से देखते हैं। मार्केट से परचेस कर सकते हो इसको अगर दिल्ली रहते हो, या फिर आप इसको कोरियर कराना चाहते हो तो यहाँ पर ये सब इसका जो कोरियर करने के लिए यहाँ पर शॉप का नाम सब दिया हुआ है, आप ऑर्डर या कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनसे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, आयात प्रतिस्थापन संदर्भित करता है किसको? जो आयात प्रतिस्थापन होता है किसको संदर्भित करता है, ठीक है। देखो आयात प्रतिस्थापन होता है, ये संदर्भित करता है जो घरेलू उत्पादन से जो आयात प्रतिस्थापित करने की जो नीति होती है, इसको यहाँ पर करता है। जैसे कि घरेलू उत्पादन है, उससे आयात प्रतिस्थापित करने की नीति को ये आयात प्रतिस्थापन की सटीक परिभाषा बताता है। इस नीति के तहत देश के उन वस्तुओं का उत्पादन जो होता है घरेलू स्तर पर शुरू होता है, ठीक है, जिससे वह पहले उन्हें आयात करना सीखते हैं, ताकि यहाँ पर जो विदेश है उसमें यहाँ पर मुद्राओं से बचाई जा सके और घरेलू उद्योग की यहाँ पर रक्षा की जा सके। तो बी क्या होगा यहाँ से, इसका करेक्ट आंसर होगा आयात प्रतिस्थापन के संदर्भ में जो बता रहा है बात, ये बात इसकी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड बात है, निम्नलिखित में से कौन अनुबंध कृषि संभावित लाभ है? अनुबंध कृषि के संभावित लाभ इनमें से कौन से हैं? आंसर हो जाएगा एक तो पहला, कृषकों के लिए यहाँ पर गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता, क्योंकि यहाँ पर कृषकों के लिए गुणवत्ता युक्त बीज जो होते हैं, इससे अनुबंध कृषि में अक्सर प्रोसेसर या खरीदार किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट जैसे बीज उर्वरक प्रदान करते हैं, जिससे क्या उपज की गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित होती है। पहली बात सही है। उपज की सुनिश्चित खरीद, ये क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर अनुबंध में पहले से यहाँ पर तय होता है कि खरीदार किसान की उपज खरीदेगा, जिससे यहाँ पर किसानों को बाजार की जो अनिश्चितता होगी उससे सुरक्षा मिलेगी। दोनों बातें सही हैं। तीसरा, कीमत संबंधी जोखिम में कमी, इसमें क्या होगा, अनुबंध में अक्सर कीमतें या मूल्य निर्धारण का फॉर्मूला पहले से तय होता है, जिससे क्या होता है किसानों को फसल कटाई के समय कीमतों पर भारी गिरावट का जोखिम उससे बचा जा सकता है, ठीक है। चौथा, कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार, चौथी बात क्या होगी, चौथी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो कृषि उत्पाद है उसके लिए नए बाजार, अनुबंध कृषि किसानों को सीधे बड़े प्रोसेसर निर्यातक हैं और संगठित खुदरा विक्रेताओं से जोड़ती है, जिससे उनके लिए एक नया बाजार खुल जाता है। तो चारों बातें एकदम सही है। किसके लिए? कृषि अनुबंधित कृषि संभावित लाभ है वो। आप लिख सकते हो इसको, अच्छा क्वेश्चन है कि अनुबंध कृषि के संभावित लाभ, 4 पॉइंट ऐसे करके लिख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन से नहीं है, तो चारों अगर आपको पता होंगे तो आप एलिमिनेट कर पाओगे उसको, ठीक है। तो डी क्या होगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो अच्छे बन सकते हैं एग्जाम में वो सब मैंने क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहले जो है उसको उद्देश्य भारत में रोजगार प्रोत्साहन प्रदान करता है? पहली बात, पहला बोला है नेशनल कैरियर सर्विसेज, ये क्या होगा, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक पहल होती है, जिसका उद्देश्य नौकरी चाहने वाले और नियोक्ताओं को एक मंच पर लाना और कैरियर परामर्श प्रदान करना और रोजगार बढ़ाना, ठीक है, या उसके बढ़ावा देना। पहली बात सही है। सेकेंड, डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये क्या होगा, डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये पहल नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल की एक ही यहाँ पर अभिन्न अंग है, जो डिजिटल माध्यम से रोजगार सेवाएं प्रदान करती है, ये भी बात सही है। स्वयं सिद्धा योजना, ये क्या है, ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की है, जो अब बंद हो चुकी है और अन्य योजनाएं में एकीकृत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बंद हो चुकी है और अन्य में समराइज हो गई थी, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और जो स्वयं सहायता समूह है उनका गठन करना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे SHG, उनका गठन करना था, ना कि सीधे तौर पर रोजगार देना। तो ये बात गलत होगी। 1 2 बात करेक्ट है, आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो 1 2 बात करेक्ट है, तो हाँ ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ से देखो मिस्टेक कर दिया प्रिंट करने में, चलो कोई नहीं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से, क्वेश्चन 4 है, इसमें बोले निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार करना है। देखते हैं इसको, परिच्छेद को पढ़ते हैं। इसमें
पहला बोला इसमें बात बोला पहले से, वह आर्थिक प्रणाली जिसमें केवल सरकार तय करती है कि देश के लोगों के लिए क्या बेहतर हो सकता है और इसे किस प्रकार उत्पादित एवं वितरित किया जाना चाहिए। ये परिच्छेद जो है इनमें से किस आर्थिक प्रणाली को उल्लेख कर रहा है। देखो ये जो परिच्छेद उल्लेख कर रहा है किसकी, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। किसकी, समाजवादी, क्योंकि यहाँ पर जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है इस प्रणाली में उत्पादन और वितरण के साधनों का सरकार है उस पर पूर्ण या संपूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, सरकार यहाँ पर निर्णय लेती है कि क्या उत्पादन करना है, कितना यहाँ पर करना है, किसे वितरित करना है ना। तो ये सब बातें इसी में बता रहा है परिच्छेद में, किसकी, समाजवादी अर्थव्यवस्था की। लिख सकते हो आप, अपना नोट्स बना सकते हो। देखो इकोनॉमिक के जितने 100 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक आप अच्छा सा इन 100 क्वेश्चनों का नोट्स बना सकते हो। अगर आप इकोनॉमिक आपको टफ लगती है, बहुत लोगों को इकोनॉमिक के टफ, मैक्सिमम लोगों को करीब 80% लोग बोलते हैं इकोनॉमिक से टफ होती है, तो जो मैं जितना कराता जा रहा हूँ क्वेश्चन उन सबके आप एक अच्छे से नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, और कुछ की पॉइंट में भी अलग से देता जाऊँगा, तो करीब आपका एक पूरी कॉपी तैयार हो जाएगी। 100-200 क्वेश्चन के 3-4 पेपर कराएंगे इसके, तो 400 क्वेश्चन का लेकर के आप अच्छे से आपके टॉपिक रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था। मैं मिश्रित को भी बता देता हूँ। मिश्रित क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण होता है जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र सह अस्तित्व में होते हैं और सरकार का बाजार मिलकर निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो मिश्रित हो गई और समाजवादी होगी, दो आपको यहाँ से कवर करनी है। ठीक है, क्योंकि पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण होता है कौन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो यहाँ से ये कर सकते हो आप। पूंजीवादी क्या होती है, पूंजीवादी इसमें क्या होता है, निर्णय मुख्य रूप से बाजार की जो ताकत होती है या मांग और आपूर्ति होती है उसके द्वारा निजी व्यक्तियों के फर्म और जो कंपनीज होती हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं। सरकार की भूमिका यहाँ पर न्यूनतम होती है। आपसे बोलेगा इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था में सरकार की जो भूमिका होती है वो न्यूनतम होती है और ज़्यादातर भूमिका फर्म और कंपनीज की होती है। तो किसकी बात कर रहा है, ये पूंजीवादी की बात कर रहा है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर होगा चौथे का क्या होगा, बी, समाजवादी। क्वेश्चन 5 देखते हैं। किन कारकों ने 1991 में भारत सरकार को नई आर्थिक नीति आरंभ करने की दिशा में अग्रसर किया था। आंसर हो जाएगा 5वें का करेक्ट आंसर, बाह्य ऋण चुकाने की असमर्थता, विदेशी मुद्रा भंडार का जो ह्रास होगा वो, राइट, और आवश्यक वस्तु की बढ़ती कीमतें। इन सभी पर 1991 में जो भारत की सरकार की जो आर्थिक नीति थी आरंभ करने की दिशा में अग्रसर किया था। तीनों बातें क्या है यहाँ से एकदम सही है। ठीक है, ये सभी क्या है, कारक मिलकर 1991 के जो आर्थिक संकट थे उसके कारण बने थे, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को नई आर्थिक नीति, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण उस पर सुधार करना पड़ा था। ठीक है, तीनों करेक्ट है तो बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। इसे वित्त मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया है। पहली बात, छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसे वित्त मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को मूल रूप से 2003 में कंपनी कानून जो प्रशासन विभाग है उसके तहत यहाँ पर स्थापित किया गया था, जो उस समय वित्त मंत्रालय का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद ये कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पर आने लगा। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना इस समय यहाँ पर वित्त मंत्रालय से संबंधित था, इसलिए यहाँ पर ये बात सही हो जाएगी। दोनों बातें सही हैं। तीसरा, दूसरी बातें भी यहाँ से सही है क्योंकि इसे अत्यधिक गंभीर और जटिल प्रकृति में धोखाधड़ी जांच को लेकर सौंपा गया था, राइट, और इसका भी वही इसका कार्य जो होगा मुख्य रूप से बड़ी जो जटिल सफ़ेद पोश अपराध हैं, कारपोरेट मतलब धोखाधड़ी जांच करना है, उनको देखना। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा पे ये बोला है कि ये स्वतः संज्ञान आधार पर किसी उपकरण की जांच कर सकता है, ये जांच नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बात इसकी गलत होगी। आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए मामलों की जांच करता है और स्वतः संज्ञान पर आधार पर जांच नहीं करेगा। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार भेजेगा उसी पर करेगा जांच। तो 1-2 बात इसकी करेक्ट है। छठे की आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिदृश्य के कारण अंततः राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं या हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर, ये यद्यपि पूंजीगत व्यय गैर पूंजीगत प्राप्ति के बराबर होता। ठीक है, डी क्या होगा इसका आंसर होगा। राजकोषीय घाटा जो होता है कुल व्यय राजस्व और पूंजीगत और कुल सब जो प्राप्तियां होती हैं वो राजस्व और गैर पूंजीगत ऋण के बीच का अंतर होता है। ये सरकार की उधार लेने की आवश्यकता को दर्शाता है। ठीक है, राजस्व घाटा केवल राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है, इतना मान सकते हो। ठीक है, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा एक दूसरे के तब बराबर होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा एक दूसरे कब बराबर होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट दे देगा कब, बोलेगा यदि जब पूंजीगत व्यय गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के बराबर हो।
क्या बात सही है? हाँ, एकदम करेक्ट है, ये बात लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में दोनों के बीच का अंतर शून्य हो जाता है, राइट। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका डी करेक्ट आंसर। एक एक आपको टर्म लिखते चलना है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, अर्थशास्त्र के संबंध में बाध्यताएं क्या होंगी? जहाँ पर एक्सटर्नलिटीज होते हैं वो क्या होंगी इसकी, ठीक है, बाध्यताएं ये क्या होंगी? देखो ये बाध्यताएं जो होंगी इसकी ये हो जाएंगी यहाँ से, अर्थशास्त्र में बाध्यताएं उन प्रभावों को संदर्भित करती हैं जो किसी आर्थिक गतिविधि के कारण किसी तीसरे पक्ष पर पड़ते हैं, जो उस अर्थ गतिविधि के सीधे तौर पर शामिल नहीं होते हैं। ये प्रभाव सकारात्मक जैसे टीकाकरण का समाजीकरण लाभ जो होता है, या नकारात्मक जैसे कानून कारखाने हो सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा आंसर? इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य नहीं है? इनमें से स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मुख्य उद्देश्य इसमें से नहीं है, तो बताना है कौन सा इन चारों में। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ये डी नंबर, केवल विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, ठीक है, ये बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विशेष आर्थिक जो क्षेत्र होते हैं, जोन होते हैं, इसमें इसकी स्थापना के प्रमुख उद्देश्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इसको आकर्षित करना, निर्यात बढ़ाना और संबंधित क्षेत्रों का विकास करना शामिल होता है। हालांकि इसका उद्देश्य केवल विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि इसमें सेवा क्षेत्र जैसे क्षेत्र भी शामिल होते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखते हैं 10वां नंबर। यहाँ से निम्नलिखित पर विचार करना है, किसी देश द्वारा ब्याज दर कम करने की उसकी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो सकती है। पहली बात क्या होगा? 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी देश के जो द्वारा बाजार दर कम करने से आमतौर पर उसकी मुद्रा में मूल्य में कमी होती है, ना कि वृद्धि। और कम ब्याज दरें विदेशी निवेशकों को हर्षोत्साहित करती हैं, जिससे क्या होता है? पूंजी बहिर्वाह होता है। पहली बात गलत है। सेकेंड, किसी देश के निर्यात में वृद्धि के परिणामस्वरूप उसकी मुद्रा का मूल्य ह्रास हो सकता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी देश की निर्यात में वृद्धि के परिणामस्वरूप उसकी मुद्रा में मूल्य में वृद्धि जो होती है हो सकती है, ना कि मूल्य में ह्रास हो सकता है। निर्यात बढ़ने से क्या विदेशी बाजारों की जो स्थानीय मुद्रा है उसमें मांग बढ़ेगी। दोनों बातें गलत है। आंसर यहाँ से 10वें का डी करेक्ट है। एक एक बात एक एक स्टेटमेंट की लिखते जाना है, ठीक है। नोट्स आपका एक अच्छा सा रेडी हो जाएगा। पूरा 100 क्वेश्चन होते और उन सबको एक बार रिवीजन कर लेना है। खास तौर से सब सब्जेक्ट की करो या नहीं करो, लेकिन इकोनॉमिक का आप जरूर करो ऐसा, ठीक है, क्योंकि इनके टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? डंपिंग का क्या अर्थ होगा? देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ होता है किसी उत्पाद को विदेशी बाजार की उसकी समान कीमत से कम पर बेचना। फिर से बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, ठीक है, उसमें किसी उत्पाद को विदेशी बाजार की उसकी समान कीमत से कम पर बेचना। मान लो विदेशी बाजार में कोई चीज़ ज़्यादा की बिक रही है तो उस चीज़ आप अपनी कम बेचो वहाँ पर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? डंपिंग। भाई चाइना क्या करता है? ये तो बेचता है। चाइना ये करता है कि अपना जो इंडिया में लाके सामान अपना डंपिंग करता है, मतलब कम रेट में बेचता है अपना सामान, ठीक है। समान कीमत आमतौर पर घरेलू बाजार की कीमत में और उत्पादन की लागत में आधार पर निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? ए और बी इसका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन की लागत से कम वस्तुओं पर निर्यात करना और घरेलू कीमत पर वस्तुओं को निर्यात करना, ठीक है। जो घरेलू कीमत मतलब जो यहाँ पर रेट चल रहा होगा। जैसे इंडिया मान लो कि कोई सामान हम लोग खरीद रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रॉनिक हम लोग बल्ब खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो मान लो यहाँ पर पड़ रहा है 70 रुपये का, तो चाइना भी क्या करेगा? कोशिश करेगा यहाँ पर मैं इनको 65 रुपये में 60 रुपये प्रोवाइड कराऊँ। ये इनका डंपिंग हो गया, ठीक है। तो मतलब घरेलू बाजार के आसपास ही, घरेलू बाजार से कम बोला है ना, तो घरेलू बाजार ये हो गया, कम रेट ये हो गया, ठीक है। तो चाइना लेके आया, इस चीज़ को लेकर आप समझ सकते हो, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट हैं। डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही होगी, क्योंकि यहाँ पर रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से अल्पकालिक ऋण लेते हैं, ठीक है, सही है। दूसरी बात बोला है, रेपो दर में वृद्धि होने से बाजार में तरलता में वृद्धि हो सकती है। रेपो दर में अगर वृद्धि होगी तो बाजार में तरलता में वृद्धि हो सकती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि रेपो दर में वृद्धि होने से जो वाणिज्यिक बैंक है उसमें आरबीआई से उधार लेना महंगा हो जाता है, ठीक है, जिससे कि अपनी उधार दरें जो होती हैं उसको बढ़ाते हैं और इसके परिणामस्वरूप बाजार में ऋण की उपलब्धता की कमी हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है? और तरलता में कमी आती है, तरलता में वृद्धि नहीं होती है। ये बात गलत हो जाए। क्या चीज़ों में कमी आ रही, क्या चीज़ों में बढ़ रहा है? फिर से मैं बता देता हूँ। रेपो दर में वृद्धि होने से, रेपो दर में वृद्धि हुई उससे क्या होगा? वाणिज्यिक बैंक है जो आरबीआई से उधार लेना महंगा हो जाएगा,
ठीक है, कॉस्टली हो जाएगा आरबीआई से उधार लेना, आप ये पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, जिससे अपने उधार दरों को बढ़ा सकते हैं वो, सेकेंड पॉइंट। और इसके परिणामस्वरूप बाजार में ऋण उपलब्धता की कमी हो जाएगी। ऋण उपलब्धता क्या होगी, इसकी कमी हो गई, 3 बातें हो गई, ठीक है। तरलता में भी कमी हो जाएगी। तो 4 बातें आप इसको नोट कर लोगे, इसको सिर्फ एक स्टेटमेंट को लेकर के, ठीक है। आंसर क्या होगा, केवल एक सही है, दूसरी बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जनसंख्या में कोई परिवर्तन न होने के साथ देश के समग्र सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के अनिवार्यता क्या परिणाम होंगे। देखो क्या क्या परिणाम होंगे। पहली बात, प्रति व्यक्ति उच्च आय, ठीक है, पहली बात यहां से क्या होगी, ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जनसंख्या में कोई परिवर्तन न होने के साथ देश में समग्र घरेलू जो सकल घरेलू उत्पाद होते हैं उसमें वृद्धि का अनिवार्य परिणाम केवल प्रति व्यक्ति उच्च आय होती है। इसका जो मेन कारण होता है, जैसे कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय की गणना कुल जीडीपी को जनसंख्या से विभाजित करके निकाली जाती है, ठीक है। यदि जीडीपी बढ़ती है और जनसंख्या स्थिर रहती है तो गणितीय रूप से प्रति व्यक्ति आय अनिवार्य रूप से बढ़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है इसको, ठीक है। और जैसे कि एक पॉइंट लिख सकते हो, जैसे कि सभी के लिए यहाँ पर बेहतर जीवन स्तर होता है, अनिवार्य नहीं होता है, राइट, सभी के लिए बेहतर जीवन अनिवार्य नहीं होगा। अगला, कम आय असमानताएं, राइट, कम आय असमानताएं उच्च या लैंगिक समता का भी अनिवार्य परिणाम नहीं दिखता है इनका। उच्च लैंगिक समता पर कभी नहीं दिखेगा, आय कम असमानता का भी परिणाम अच्छा नहीं दिखेगा। तो सिर्फ यहाँ पे जो पहली बात है इसकी ये करेक्ट होगी, और जो मैंने इसको थोड़ा डीप में बताया था उसको आपको लिखना है पॉइंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पूछा था जो जनसंख्या परिवर्तन होने के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अनिवार्यता परिणाम क्या होंगे। सिर्फ एक अनिवार्यता परिणाम इसके हो सकते हैं, इनके कोई परिणाम नहीं होंगे, ठीक है। पहली बात इसकी करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन 14 देखते हैं। एक यहां से है तो ए यहां से आंसर हो गया, ठीक है। 13 का 13 था 14 था, हाँ 13 था ना, 13 का ए यहां से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चालू खाते के घाटे के संबंध में विचार करना है। ये किसी देश के व्यापार की वह माप होती है जिसमें उक्त देश की आयातित वस्तुओं की सेवाओं का मूल्य निर्यातित वस्तुओं की सेवाओं के मूल्य से अधिक हो जाता है। समझाते हैं इसको भी बात। देखो, चालू घाटा खाता क्या होता है, चालू खाता घाटा क्या होता है, करंट जो हमारा अकाउंट डेफिसिट होता है, सीएडी, ये तब होता है जब किसी देश की आयातित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य उसकी निर्यातित वस्तुओं से और सेवाओं से कुल मूल्य के अधिक हो जाएगी। ये बात आपको समझनी है इतनी लंबी, जैसे कि थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। ये तब होता है जब किसी देश की आयातित वस्तु, मान लो किसी देश में कोई वस्तु आयात की जा रही है, ठीक है, और उसकी वस्तुओं की सेवाओं का कुल मूल्य, उसकी वस्तु की जो सेवा का कुल मूल्य है, ठीक है, उसकी निर्यात की गई वस्तुओं की सेवाओं के मूल्य, जो निर्यात की जा रही वस्तु उसकी सेवाओं के जो मूल्य होगा उससे अधिक होना चाहिए। ऐसे करके आप फिगर बना के भी दिखा सकते हो। तो ये बात, पहली बात सही है, यही पूछ रहा है। सेकेंड बात, इसका वित्त पोषण सदैव विदेशी मुद्रा भंडार से होना चाहिए। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा। क्यों, क्योंकि चालू खाते घाटे का वित्त पोषण विदेशी मुद्रा भंडार है, उसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको बोलते हैं एफडीआई, ठीक है, और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जिसको बोलते हैं एफपीआई, या बाहरी वाणिज्यिक उधार जिसको बोलते हैं ईसीबी जैसे अन्य स्रोतों से भी किया जा सकता है। इसलिए इसका वित्त पोषण सदैव विदेशी मुद्रा भंडार से होना चाहिए। ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। ओनली वन करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 14 का एक बात इसकी सही है। 14 का एक बात इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर, फिएट मनी क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिएट मनी क्या है, इसके संबंध में विचार करना है। ये देश की सरकार द्वारा वैध मुद्रा के रूप में घोषित की गई मुद्रा होती है। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर फिएट मनी जो होती है वह मुद्रा जिस पर सरकार द्वारा कानूनी निविदा घोषित किया जाता है, और लेकिन इसका कोई भौतिक आंतरिक मूल्य नहीं होता है, राइट, ये बात याद रखना है। स्वर्ण की बात इनका अपना आंतरिक मूल्य होता है, ये बात गलत है। अभी मैंने बताया ऊपर कि इनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, ठीक है। और स्वर्ण या चांदी मतलब गोल्ड या सिल्वर, इसके विपरीत फिएट मनी का अपना कोई आंतरिक मूल्य, ठीक है, नहीं होता है। इसका मूल्य सरकार के आदेश और लोगों के विश्वास से आता है। ओनली वन करेक्ट है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के लिए वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रीर के संबंध में विचार करना है। इसकी गणना इसके सभी व्यापारिक भागीदार की सांकेतिक विनिमय दर के भारित औसत के रूप में की जाती है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक प्रभावी दर की गणना भारत के सभी व्यापारिक भागीदार के सांकेतिक विनिमय दर की भारित औसत के रूप में की जाती है, जिसे मुद्रास्फीति में अंतर के लिए समायोजित किया जाता है। ये बात क्या होगी, सही है। सेकेंड बात, ये विदेशी मुद्रा की एक इकाई के क्रय हेतु आवश्यक भारतीय रुपए की मात्रा को इंगित करती है।
सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर रीढ़ जो होता है ये इंगित नहीं करती है, बल्कि विदेशी मुद्रा की यहाँ पर इकाई खरीदने के लिए कितने भारतीय रुपए की आवश्यकता है, ये इसके बजाय देश के बाहरी जो प्रतिस्पर्धात्मक का एक संकेत होता है वो बताता है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर ये जो रुपए की मात्रा को इंगित नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विदेशी मुद्रा की जो इकाई है उसको खरीदने के लिए कितने भारतीय रुपए की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बजाय ये देश के जो बाहरी प्रतिस्पर्धात्मक जो कंपटीशन होता है उसका एक संकेतक होता है। ठीक है, ये आपको मानना है। तो सेकंड बात इसलिए गलत है। ओनली वन करेक्ट है, आंसर 16 का एक बात सही है। 17 नंबर है, 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है भुगतान बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं 17 को। पहला, इसमें बोला है इनका हाँ ठीक है, इनका उद्देश्य प्रवासी श्रमिक, श्रम बल और निम्न आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भुगतान बैंकों का उद्देश्य प्रवासी श्रमिक और निम्न आय वाले परिवारों को असंगठित क्षेत्रों के लोगों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। ये बात सही है। ठीक है, आपसे लिख देगा संगठित क्षेत्रों, तो गलत हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र है। की पॉइंट आपको लिखना है। सेकंड, इन बैंकों के लिए नगद आरक्षित अनुपात और समृद्धि तरलता अनुपात के लिए कोई अनिवार्य मानदंड नहीं है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन पे अनिवार्य मानदंड रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ बात गलत हो जाएगी ये बात। ओनली वन करेक्ट है, आंसर एक यहाँ पे सही है। 18 नंबर है, नई आर्थिक नीति 1991 के माध्यम से कौन कौन से सुधार किए गए थे। पहली बात देखो, एक तो सुधार किया गया था इसमें भारत में निजी क्षेत्रों के लिए विदेशी बैंकों की स्थापना। ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो अनुमति स्थापना के लिए दी गई थी, जो उदारीकरण का एक हिस्सा था। बात सही है। खतरनाक और पारमाणिक रूप से संवेदनशील उद्योगों को छोड़कर आयात लाइसेंसिंग को समाप्त करना। सेकेंड बात भी यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर इनको छोड़ करके जो आयातित लाइसेंस को समाप्त करना। बात सही है। निगम कर की दर में वृद्धि, ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर निगम कर जो था उसमें वृद्धि नहीं की गई थी, बल्कि इसमें कमी की गई थी, ताकि निवेश को और प्रोत्साहन किया जा सके। आपसे बोलेगा निगम कर में वृद्धि करेंगे जिससे क्या होगा, हमारा जो निवेश प्रोत्साहन कर सकते हैं, इसको गलत है। निगम कर की वृद्धि करके हम जो अपना निवेश इसको प्रोत्साहन नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। रुपए का अवमूल्यन करेंगे तो क्या होगा, भुगतान संतुलन संकट दूर करने के लिए रुपए का अवमूल्यन किया जाता है। ये बात सही है। 1 2 4 करेक्ट है, तो आंसर 1 2 4 किधर आएगा, आपका डी नंबर में होगा। हाँ, डी में। एक एक बात आपको लिखते जाना। ठीक है, मैं समझाता जा रहा हूँ क्लियर करके। क्वेश्चन नंबर 19 है, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं के कार्यशील होने के लिए किन कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। आंसर हो जाएगा, एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का उच्च स्तर, ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में उच्च स्तर की कौशल समुच्चय की आवश्यकता। इन दोनों को समझाता हूँ। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है उसको उच्च स्तर में महिलाओं को आजीविका कमाने के लिए, परिवार का समर्थन करने के लिए काम करने पर मजबूर करना। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च स्तरीय हो जाएगा। और यहाँ पर कौशल समुच्चय की आवश्यकता, ये क्या है, शहरी क्षेत्रों में नौकरियों के लिए अक्सर उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है, क्योंकि शहर में जाओगे तो अच्छे से अच्छे लोग पढ़ने वाले होते हैं, कंपटीशन बहुत होता है वहाँ, है ना। तो वहाँ पर अगर उसी टाइप के 5-6 लोग मिल गए तो डिसाइड रुपए वो लोग को करते हैं। जैसे कि मान लो 8-10 लोग उसी टाइप के हैं, ठीक है, तो वो लोग पैसे को डिसाइड वो लोग करते हैं कि जो कंपनी वाले होते हैं, जिस वजह से वहाँ पर रुपए भी कम मिलता है सिटी में। ठीक है, जो अच्छे सिटी है, राइट, और वहाँ पर काम करने लगे क्योंकि लोग ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा कौशल उनमें, जो ग्रामीण महिलाओं के पास होता है, नहीं हो सकता है, जिससे क्या उनकी कार्यबल भागीदारी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बात दोनों याद रखना है आपको। आप देखो एग्जाम्पल को अपने ऊपर लेके सोचना है बातें, जैसे कि बाहर निकले ये सब है ना, तो वो चीज़ लेके सोचोगे तो और अच्छे से चीज़ें इकोनॉमिक की समझ पाओगे, राइट। आप रटोगे तो कभी इकोनॉमिक नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं समझाने को उद्देश्य यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे समझा सकते हो, कैसे लिख सकते हो। ठीक है, पहली बात क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में उच्च पारिवारिक आय जरूरी नहीं है, महिलाओं के लिए कम काम करने की कारण हो सकती है, बल्कि यहाँ पर सामाजिक मानदंड या अन्य कारणों से भी यहाँ पर जुड़ा हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का उच्च स्तर महिलाओं को काम करने के लिए प्रेरित करता है। 2-3 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला इसमें से हो जाएगा संपत्ति कर, ठीक है, उपहार कर और सीमा शुल्क। कौन सा सही होगा, देखो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, केवल 3, मतलब सीमा शुल्क यहाँ से, ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो क्या होगा, सीमा शुल्क जो कस्टम ड्यूटी है, ये क्या है,
अप्रत्यक्ष कर है, जो वस्तुओं के आयात निर्यात पर इसका क्या टैक्स लगाया जाता है, इनका बोझ अंततः उपभोक्ता पर पड़ता है। ठीक है, और हमारे जीएसटी में भी यहाँ पर शामिल हो चुका है। ठीक है, याद रखना है। और संपत्ति कर, उपहार कर यहाँ पर इसमें अप्रत्यक्ष कर में नहीं आएंगे। राइट, तो आंसर क्या होगा? 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जीएसटी थ्रू पूछ लेगा, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर यहाँ पर जीएसटी में शामिल किए गए थे, ऐसे करके पूछ सकता है। राइट, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 21। निम्नलिखित में से किस विनिमय दर प्रणाली में आधिकारिक आरक्षित लेन देन सदैव शून्य होगा? क्या हो जाएगा? देखो, इसमें यहाँ पर जो निम्नलिखित इसमें से कौन सी जो विनिमय है दर प्रणाली में आधिकारिक आरक्षित लेन देन शून्य हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का ये नाम एक्सचेंज दर प्रणाली को। ठीक है, नाम एक्सचेंज दर प्रणाली क्या होती है? नाम एक्सचेंज दर प्रणाली या मुक्त स्थायी अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर बाजार की शक्तियाँ, मतलब मांग सकते हो मांग की आपूर्ति द्वारा की जाती है, और केंद्रीय बैंक विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसलिए आधिकारिक आरक्षित लेन देन हमेशा शून्य होते हैं, और अन्य प्रणालियों में केंद्रीय बजट दर को स्थिर करने के लिए प्रतिबंधित करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, जिससे क्या होगा? आरक्षित लेन देन होगा। तो यहाँ से डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में बफर स्टॉक ऑपरेशन संचालित किया जाता है कैसे? देखते हैं। पहला बोल है भारतीय खाद्य निगम द्वारा। देखो, भारत में बफर स्टॉक ऑपरेशन मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसके दौरान पर किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि यहाँ पर जो इसके उद्देश्य के मूल स्थिरीकरण और सार्वजनिकरण वितरण प्रणाली जो होती है PDS, ठीक है, पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसके लिए खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना। राइट, और यहाँ पर नाफेड जैसे जो यहाँ पर और SFSC जैसी जो यहाँ पर संस्थाएं हैं, ये कृषि विपणन में शामिल होंगी, लेकिन बफर स्टॉक संचालन FCI की प्राथमिक भूमिका होती है। ठीक है, किसमें क्या बोला सेकंड स्टेटमेंट में? इसमें बोला भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ नाफेड द्वारा, है ना, ये गलत है। तीसरा है लघु किसान व्यापार संघ SFSC द्वारा, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये संचालित जो किया था, ये संचालित सिर्फ खाद्य निगम के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक है, बाकी ये सब क्या करेंगे? ये सब संस्थाएं इनकी विपणन में शामिल होंगी, कृषि विपणन में। ठीक है, तो 1 बात सब करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विकास और जो बहाल नोबिस मॉडल, अच्छा महाल नोबिस मॉडल होगा। ठीक है, बहाल नहीं, विकास और महाल नोबिस मॉडल और समाजवादी पैटर्न निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत किया गया था? आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, विकास का महाल नोबिस मॉडल और समाजवादी पैटर्न द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक अपनाया गया था। इस योजना ने भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया था। इसमें PC मालनोबिस द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय घाटे के दायरे में आते हैं? आंसर हो जाएगा 24 का कौन कौन आता है? एक तो देखो, पहला केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के जो अग्रिम राशि होगी वो भी यहाँ पर क्या होगी? केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में आएगी। केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण निवेश, ये भी क्या होगा? इसके दायरे में आएगा। और तीसरी बात बोला है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के जो प्रदान अनुदान प्रदान जो राशि होती है वो, ये इसमें नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ 1 2 जो बात है ये इसमें होगा। और जो राज्य सरकारों के प्रदत्त अनुदान आमतौर पर राजस्व व्यय के दायरे में आते तब जब तक यहाँ पर वे विशिष्ट पूंजीगत परियोजनाओं के लिए ना हो, लेकिन समान संदर्भ में नहीं होंगे। समान संदर्भ में सिर्फ यहाँ पर स्पष्ट पूंजीगत व्यय से आएंगे। तो 1 2 बात यहाँ से करेक्ट है, तीसरी बात गलत होगी यहाँ से इसकी। 24 का आंसर क्या होगा? आंसर 24 का हो जाएगा। अच्छा, चौथा भी है। चौथा क्या होगा? चौथा बोला केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन। ठीक है, ये भी आपसे इसका गलत होगा, क्योंकि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, ठीक है, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं इसमें पूंजीगत व्यय में शामिल नहीं आएंगे होंगे भी। ठीक है, ये भी गलत है। तो 1 2 ही सिर्फ इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ए। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें अर्थव्यवस्था के संबंध में RBI द्वारा स्थिरीकरण और स्टेबलाइजेशन संदर्भित करता है किसको? ये संदर्भित करता है किसको? संदर्भित करता है, ये करता है अर्थव्यवस्था में विदेशी जो निवेश है उसके अतिरिक्त जो अंतर्वाह जो होते हैं उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए RBI द्वारा दी जाने वाली संक्रियाओं को करता है। ठीक है, तो क्या होगा? ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, RBI का स्थिरीकरण से तात्पर्य उन मौद्रिक जो संक्रियाएं होती हैं
जो विदेशी मुद्रा के भारी अंतर्वाह के कारण घरेलू मुद्रा आपूर्ति में पड़ने वाले प्रभाव को बेअसर करने के लिए की जाती हैं। ये आमतौर पर खुले बाजार संचालन में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार भारत में श्रम बल सम्मिलित है। देखो, भारत में जो श्रम बल सम्मिलित है, एक तो नियोजित व्यक्ति में, ठीक है, और एक अनियोजित व्यक्ति, राइट। जो तीसरा व्यक्ति जो कार्य हेतु उपलब्ध तथा कार्य की खोज में, उनमें यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहले दूसरी बात सही है, क्योंकि राष्ट्रीय नमूना जो सर्वेक्षण कार्यालय है, इसके अनुसार भारत में श्रम बल में वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जो आर्थिक गतिविधि में संलग्न होते हैं, भले ही नियोजित क्यों ना हो। ठीक है, जो काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध हैं, अनियोजित व्यक्ति हो गए वो, राइट। और व्यक्ति जो यहाँ पर कार्य अनुपलब्ध है और कार्य की खोज में नहीं है, उनके लिए यहाँ पर नहीं होंगे, वो इसका नहीं मानते हैं। तो 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 2 बातें इसकी करेक्ट हो जाएंगे 26 के। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला है पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में, पी नोट्स के बारे में विचार करना है। ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। पहली बात क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेटरी जो नोट्स था, पी नोट्स, विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार में निवेशक करने का पर एक मौका होता है। ठीक है, निवेश करने का एक तरीका या मौका होता है। ये वास्तव में डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका एक मूल्य अंतर्निहित भारतीय प्रतिभूतियों से प्राप्त होता है। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत या उनके पास हिसाबों के जो विदेशी क्षेत्राधिकार होते हैं, उनके द्वारा जारी किया जाता है, और ये बात से हो जाएगी। सेकेंड, इसे किसी विदेश क्षेत्राधिकार RBI में पंजीकृत किसी विदेशी जो निवेशक होते हैं उसके द्वारा जारी किया जाता है। सेकेंड बात भी यहाँ से सही हो जाएगी। दोनों बातें सही हैं। आंसर सी यहाँ से करेक्ट है, पी नोट्स के बारे में दोनों बातें करेक्ट हैं। 28 है, यदि अन्य आगतें नियत रखते हुए किसी अन्य आगत की जो मात्रा है उसमें वृद्धि रखी जाती है, तो अंततः ऐसा बिंदु आता है जिसके बाद उत्पादन परिणामी वृद्धि गिरने लगती है। ये परिच्छेद किसकी बात कर रहा है? मतलब जो अन्य आगतें होती है, नियत रखते हुए भी एक आगत की मात्रा में वृद्धि रखी जाती है। ठीक है, तो ये बात कर रहा है किसकी? ये बात कर रहा है ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम की बात कर रहा है, क्योंकि यह परिच्छेद अर्थशास्त्र में जो ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम है उसका वर्णन कर रहा है। इस नियम के अनुसार जब अन्य सभी आगतें को स्थिर रखते हुए किसी अन्य आगत की मात्रा में लगातार वृद्धि की जाती है, तो एक निश्चित बिंदु के बाद उसमें परिवर्तनशील आगत प्राप्त होने वाला होता है ना। तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसम या मौसमी बेरोजगारी का सही वर्णन करता है? देखो, मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति होती है जहां लोग वर्ष भर कुछ निश्चित मौसम में समय अवधियों की ही कार्यरत होते हैं और बाकी समय बेरोजगार रहते हैं। मुख्य रूप से कृषि, पर्यटन, कुछ मौसमी उद्योग में देखे जाते हैं जहां वर्ष भर यहाँ पर काम की उपलब्धता नहीं होती है। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, जो मैंने आपको व्याख्या बताया ये बताइए इसकी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एंजल फंड का सही वर्णन करता है? एंजल फंड का यहाँ पर सही वर्णन में से कौन सा करता है? देखो, एंजल फंड उच्च निवल संपत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जिन्हें एंजल निवेशक कहा जाता है। यह कंपनी द्वारा बनाया गया एक कोष होता है। ये निवेशक एक नए उभरते व्यवसायिक स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। अक्सर उनके शुरुआती चरणों में जब तक पारंपरिक वित्त पोषण जो स्रोत होते हैं बैंक के, वो उपलब्ध नहीं होते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? एंजल फंड हमारा जो आंसर हो जाएगा डी। यहाँ से व्यवसायिक स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए उच्च निवल संपत्ति वाला जो कंपनी उसका सृजन धन का एक कोष होता है। ठीक है, 31 है, कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य 25,000 रुपये से अधिक मासिक आय वाले कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। पहली बात, 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका उद्देश्य है कि 21,000 रुपये तक की मासिक आय वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, ना कि 25,000। यह योजना 50 से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों के प्रतिष्ठानों में लागू होगी। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह योजना आमतौर पर 10 से अधिक श्रमिक वाले कारखानों पर लागू होगी, ना कि 50। दोनों बातें गलत है। सही पूछा है तो कोई सही यहाँ पर नहीं है। 31 का आंसर डी। 32, निम्नलिखित में से कौन सा मसाला बॉन्ड वित्तीय प्रपत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? इन चारों में देखो, देखते हैं पहले तो यहाँ पर मसाला बॉन्ड क्या है। ठीक है, मसाला बॉन्ड भारतीय मुद्रा जो रुपया होता है उसमें जारी किए गए बॉन्ड होते हैं, जिनके माध्यम से भारतीय संस्थाएं जैसे कारपोरेट और बैंक विदेशी पूंजी बाजार में धन जुटाती हैं।
ये बॉन्ड विनिमय दर के जोखिम को उधारकर्ता से निवेशक को हस्तांतरित करती है। ठीक है, तो बी यहाँ से क्या होगा, इसका आंसर होगा, क्योंकि रुपया आधारित बॉन्ड जिसकी मदद भारतीय इकाइयां और विदेशी बाजारों से एकत्र धन कर सकती है, ये हमारा क्या होगा, मसाला बॉन्ड वित्तीय प्रपत्र का एक वर्णन कर रहा है। जो मैंने आप बात बताई वो भी आप इसको लिख सकते हो थोड़ी सी। ठीक है, क्वेश्चन 33 है, महात्मा गांधी गारंटी राष्ट्रीय गारंटी ग्रामीण रोजगार योजना जो है उसके बारे में देखते हैं। 2005, जिसको बोलते हैं क्या, इसको मनरेगा बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। यह एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करता है। पहली बात सही है। सेकंड, इसके अंतर्गत श्रमिकों को केवल अकुशल रोजगार आवंटित किए जाते हैं। सेकंड बात भी क्या होगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसके अंतर्गत अकुशल शारीरिक कार्य आवंटित किए जाते हैं और कुशल श्रमिकों के लिए योजना नहीं होती है। लेकिन ये कथन अधिनियम का वर्णन कर रहा है, ना कि पात्रता का। ठीक, तो इस वजह से बात गलत है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो अधिनियम की बात कर रहा था ना, तो यहाँ पे पात्रता की बात नहीं कर रहा कि कौन कौन लोग पात्र हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से गलत है। इसमें केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग शामिल होते हैं। तीसरी बात क्या होगी, ये योजना में सार्वभौमिक और यहाँ पर गरीबी रेखा से ऊपर या नीचे रहने वाले सभी यहाँ पर ग्रामीण परिवार के लोग शामिल हो सकते हैं। आय स्तर के आधार पर कोई प्रतिबंध यहाँ पर इसमें नहीं लगाया गया, बस उससे काम करने का इच्छुक होना चाहिए वो। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा रूल नहीं है। ओनली वन करेक्ट है, आंसर क्या होगा 33 का, ये बात सही है। 34 देखते हैं। 34 यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी परियोजनाओं के आधारित होंगे। पहला हो जाएगा 34 का, इसमें बोला है निजी क्षेत्र में सार्वजनिक परिसंपत्ति का हस्तांतरण। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर पीपीपी मॉडल आमतौर पर निजी क्षेत्र की परिसंपत्ति को स्वामित्व हस्तांतरण नहीं करता है, बल्कि सार्वजनिक परिसंपत्ति का प्रबंधन का संचालन और विकास का एक सुनिश्चित अवधि के लेकर सौंपा जाता है। ठीक है, ये स्वामित्व आमतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के पास ही रहता है। बात गलत हो जाएगी, निजी क्षेत्र के पास नहीं। विभिन्न सरकारी कार्यों का प्रत्यायोजन, ये बात यहाँ से सही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो निजी क्षेत्र को यहाँ पर इसके शामिल करने का तरीका है, ये शामिल होता है इसमें। सरकार द्वारा जोखिम को साझा करना, ये भी हमारी इसमें क्या होगा, शामिल होगा। किसमें, ये जो परियोजना में जोखिम को अक्सर सरकार के किसी निजी संस्थान के बीच साझा किया जाता है जो परियोजना की कृषि पर निर्भर करता है। तो ये बात सही है, दो बात यहाँ से सही है, पहली वाली बात इसकी गलत है। 2 और 3 बी यहाँ से करेक्ट आंसर है 34 का। 35 है, मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जे के संबंध में विचार करना है। ये केवल किसी विशेष देश के लिए रियासतों विस्तार हेतु अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात 35 का स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो MFN का दर्जा होता है विश्व व्यापार संगठन WTO के जो सिद्धांत है उस पर आधारित होगा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है एक सदस्य देश को यहाँ पर अन्य सदस्य देशों के साथ यहाँ पर समान व्यवहार करना चाहिए, और ये किसी एक विशेष देश के लिए रियासतें के लिए सीमित नहीं होगा। ये बात गलत है, या रियायतों के लिए सीमित नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर सभी व्यापारिक साझेदारों पर लागू होता है। ये केवल वस्तुओं के व्यापार पर लागू होगा, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह सिद्धांत केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, ये सेवाओं के व्यापार, ठीक है, और बौद्धिक संपदा अधिकार पर भी लागू हो सकता है। दोनों बातें गलत है, आंसर 35 का डी। 36 है, मुद्रा का संचलन वेग किसको संदर्भित करता है। ये संदर्भित करता है किसको, देखो मुद्रा का जो संचलन वेग है एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा मापती है, जो कि किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि के दौरान मुद्रा की एक इकाई जैसे 1 रुपया कितनी बार हाथ में बदलता रहता है, ये खर्च करता है, तो उसको यहाँ पर दर्शाता है। आंसर 36 का एक बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में अवसंरचना ऋण निधि के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य अवसंरचना कंपनी के ऋण प्रतिभूतियों को निवेश करना या उसमें निवेश करना। ठीक है, पहली बात यहाँ से क्या होगा, स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अवसंरचना जो ऋण निधि है ये प्राथमिक उद्देश्य अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, जिससे क्या होगा, कंपनी के ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करना शामिल होगा। इन्हें या तो कंपनी या न्यास के रूप में स्थापित किया सकता है, इन्हें या तो कंपनी या न्यास के रूप में स्थापित कर सकते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, ये निधि केवल बैंकों द्वारा ही स्थापित की जा सकती है, ये बात गलत है, क्योंकि ये निधियाँ केवल बैंकों द्वारा नहीं बल्कि NBFCs होती हैं। ठीक है, मतलब नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता है वो भी हो सकता है, और म्यूचुअल फंड्स के साथ भी यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ बैंक द्वारा नहीं। तो 1 2 बात इसकी करेक्ट होगी, आंसर बी। 38 है, अनुपातिक आयकर के संबंध में विचार करने, देखते हैं इसको। ये कम आय वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक आय वाले अर्जित करने वाले व्यक्तियों के उच्च कर आरोपित करता है, पहली बात।
38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनुपातिक आयकर प्रणाली में आय के स्तर की परवाह किए बिना कर की दर सभी पर समान होती है। ये कम आय दर वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक आयकर वाले जो व्यक्ति होते हैं उस पर उच्च कर आरोपित नहीं करता है। ये प्रगतिशील कर में प्रणाली बता रहा है, तो ये बात गलत हो जाएगा। सेकंड, ये जीडीपी में होने वाले उतार चढ़ाव के प्रति प्रयोज्य आय की संवेदनशीलता को कम करता है। सेकंड बात यहाँ से सही, क्योंकि यहाँ पर चूंकि जो कर की दर होती है वो स्थिर होती है, इसलिए यहाँ पर प्रयोज्य जो आय होती है वो जीडीपी के होने वाले उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आती है। स्थिरता नहीं, अस्थिरता। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से सही है। ओनली टू बी आंसर सही है। 39 नंबर है, स्टार्टअप्स इंडिया कार्य योजना के संबंध में देखते हैं। इसके अंतर्गत जो स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु व्यवसाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मानदंड का अनुपालन किया जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा, एक तो सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा। कौन सा? ये नए उत्पाद या सेवाओं का विकास और व्यावसायीकरण। ये क्या होगा? इसके अंतर्गत स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्राप्त होती हुई व्यवसाय द्वारा अनुपालन मानदंड जो होंगे इसके तहत पूरे किए जाएंगे। तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है नए उत्पाद सेवाओं का विकास और व्यवसायीकरण को लेकर। क्यों? देखो बताते हैं। क्योंकि एक स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्राप्त के लिए व्यवसाय को नए उत्पाद या सेवाओं के विकास या मौजूदा उत्पाद होते हैं उसकी प्रक्रियाओं जैसे कि सेवाएं महत्वपूर्ण सुधार उसके माध्यम से क्या है नवाचार विकास या जो तैनाती होती है उसकी दिशा में काम करना चाहिए। ठीक है, सेकंड बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर बोला है 15 वर्ष से अवधि तक, 15 वर्ष यहाँ पर 10 वर्ष होगा। ठीक है, और ये 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए यहाँ पर जो मान्यता प्राप्त हेतु यहाँ पर वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बोला 100 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर, तो ये बात गलत है। ये दोनों फैक्चुअल पॉइंट है, दोनों गलत है। कि जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ये तीसरा वाला था, ये मैंने आपको जो बताया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। केवल 3 बात सही है, तो आंसर सी। क्वेश्चन 40 है, थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI के बारे में विचार करना है। ये वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पहली बात 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर थोक मूल्य सूचकांक जो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय जो होता है और जो ऑफिस ऑफ मान सकते हो इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा जारी किया था, ना कि वित्त मंत्रालय द्वारा। गलत है। WPI की गणना आधार वर्ष 2008-9 के स्तर पर की जाएगी, ये की जाती है। सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर आधार वर्ष 2011-12 होगा, गलत हो गया। तीसरी बात WPI में सेवाएं सम्मिलित नहीं होती हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स में सेवाएं सम्मिलित नहीं होती हैं। ये बात सही है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक में, इसको बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक हिंदी में होलसेल प्राइस इंडेक्स को। ठीक है, इसमें मूल्यों में बदलाव को मापता है और इनमें सेवाएं शामिल नहीं की जाती हैं, ये सेवाएं शामिल नहीं होती है। केवल 3 सही है, आंसर क्या होगा? यहाँ पर केवल 3 होना चाहिए, है ना, सी। 40 का सी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक निवेश कोष AIF की श्रेणी में आते हैं? ठीक है, कौन कौन सा वैकल्पिक निवेश कोष में आएंगे श्रेणी में? आंसर हो जाएगा 41 का। देखो, एक तो यहाँ से पहला हेज फंड, एंजल फंड और कमोडिटी फंड, इसमें म्यूचुअल फंड नहीं आता है। ठीक है, ये गलत क्योंकि म्यूचुअल फंड AIF से अलग श्रेणी में आते हैं और इनका विनियमन अलग होता है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका, ये बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बैंकों के बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? आंसर हो जाएगा 42 का जो सही नहीं है, ये RBI नई मुद्रा का मुद्रण पर अधिकृत करता है और विशेष आणाधिकार LTR के संबंध में। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। यहां से जो हो जाएगा डी यहां तक है। अच्छा, ये स्टेटमेंट यहां से आ गया इसका ना, जो देखो 42 का जो आंसर हो जाएगा ये डी स्टेटमेंट होगा। RBI द्वारा जो RBI की नई मुद्रा का मुद्रण प्राधिकृत करता है, राइट, जो बैंकों का बैंक होता है, इनमें से बोला कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, तो RBI नई मुद्रा का मुद्रण प्राधिकृत करता है, ये बात गलत है। क्यों? इसको समझते हैं क्यों गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो यह बैंकों के बीच यहाँ पर ऋण के आदान प्रदान को सुगम और विनियमित करता है। ठीक है, बी बात यहाँ पर सही है हमारी। पहली बात भी सही है क्योंकि यहाँ पर CRR के रूप में बैंकों की आरक्षित निधि बनाए रखता है। जो डी स्टेटमेंट है, डी स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा क्योंकि RBI जो है भारत का केंद्रीय बैंक है और बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है और RBI वास्तव में
नई मुद्रा का मुद्रण करता है, लेकिन ये सरकार द्वारा प्राधिकृत होता है। ठीक है, सरकार द्वारा क्या होता है, प्राधिकृत होता है। आरबीआई स्वयं इसे प्राधिकृत नहीं करता है। रुपए 1 के नोट और यहाँ पर सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, हालांकि आरबीआई उन्हें प्रसारित करता है। तो ये बात इस वजह से गलत है, डी नंबर की। ठीक है, बोला आरबीआई मुद्रा का मुद्रण प्राधिकृत करता है, प्राधिकृत नहीं करता है जब तक आरबीआई ने स्वयं इसे प्राधिकृत नहीं करता है, जब तक यहाँ पर जो सरकार द्वारा इसे प्राधिकृत न किया जाए। ठीक है, तो इस वजह से डी स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। ये 43 क्वेश्चन है। ठीक है, 43 का यहाँ पर ये बात थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ये चीज़ यहाँ से 43 आएगा ना। निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। 43 क्वेश्चन है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नियंत्रण अधीन सर्जित एक आरक्षित परिसंपत्ति होती है। ठीक है, पहले बात क्या होगी, पहली बात 43 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात, इसके मूल्य की गणना देश की सकल राष्ट्रीय आय और स्वर्ण भंडार के आधार पर की जाती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर एसडीआर जो होता है, इसका मूल मुद्राओं के एक बास्केट के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीन, युआन, जापानी येन, पाउंड शामिल होते हैं, ना कि देश की सकल राष्ट्रीय आय और स्वर्ण भंडार। ये बात गलत होगी। सिर्फ वन बात करेक्ट है 43 की। आंसर क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएगा, ए नंबर 43 का। 44 है, उच्च राजकोषीय घाटे के संभावित जो प्रभाव क्या हो सकते हैं। अपस्फीति पहला तो, ठीक है, पहली बात क्या है यहाँ से गलत है। निजी निवेश की क्राउडिंग आउट, ये बात सही है। भावी पीढ़ियों में ऋण का भार में वृद्धि, ये बात यहाँ से सही है। पहली वाली बात इसकी अपस्फीति गलत थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इससे मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रास्फीति ना कि अपस्फीति, दबाव बढ़ सकता है। किसका दबाव बढ़ेगा, मुद्रास्फीति का, ना कि अपस्फीति का। इस वजह से गलत है। बाकी दोनों बातें यहाँ से इसकी सही है, क्योंकि यहाँ पर यह निजी निवेश की जो क्राउडिंग आउट के कारण बन सकता है, क्योंकि इसमें सरकार अधिक उधार लेती है, जिससे निजी क्षेत्र के लिए धन उपलब्धता कम हो जाता है और ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। तो सेकेंड बात सही है। भावी पीढ़ियों के लिए ऋण भार में वृद्धि, ये भी सही है, क्योंकि सरकार पर ऋण का भार बढ़ता है, जिससे भुगतान भविष्य की जो पीढ़ी है उसको करना पड़ता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, 2 और 3 सही है। आंसर 44 का बी। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च राजस्व घाटे के संभावित प्रभाव होंगे। उच्च राजस्व घाटे के संभावित परिणाम में से कौन से होंगे प्रभाव। आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर। एक तो उत्पादक पूंजीगत व्यय में कमी, ठीक है, दूसरा संवृद्धि क्षमता में कमी। ये क्या होंगे, उच्च राजस्व घाटे के संभावित प्रभाव होंगे। राइट, 45 का 2 और 3 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन सरकार की जो बचत में वृद्धि है ये इसमें नहीं होगा। राइट, क्योंकि यहाँ पर राजस्व घाटा जो होता है ये तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय उसके राजस्व संग्रह से अधिक हो जाता है। ठीक है, इससे सरकार की बचत में कमी आती है। ये बात लिख सकते हो, क्यों गलत है, ये पॉइंट भी। आंसर 2, 3 बी यहाँ से सही है 45 का। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से उच्च शक्तिशाली मुद्रा हाई पावर्ड मनी के घटक होंगे। हाई पावर्ड मनी के घटक में से कौन से, आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर। एक तो आम जनता के पास चलन में मौजूद मुद्रा, सही है। वाणिज्यिक बैंकों में कोष नकदी राशि, ये भी बात सही है। और चौथा हो जाएगा आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई जमा, 1 2 4। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि आरबीआई के पास भारत सरकार द्वारा रखी गई जमा, ये बात गलत है, ये शामिल इसमें नहीं करते हैं। 1 to 4 बात करेक्ट है, तो आंसर 1 to 4 का आंसर हो जाएगा इसका ए, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 1 2 और यहाँ पे 4 होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक प्रिंट में हो गया है ना। तो ए यहाँ से क्या होगा 46 का। आप जो मार्केट से खरीदोगे उसमें से आपको सही मिलेगा आपको। राइट, मैं भी थोड़ा सा चेंज करवा दूंगा जो गलतियाँ हो रही हैं, कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, वो भी प्रिंट की वजह से यहाँ पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ए यहाँ से इसका क्या होगा 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 देखते हैं। 47 नंबर है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन एफआरबीएम में उस अधिनियम 2003 के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, ये बोला ये राजकोषीय समेकन के लिए एक कानूनी संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड, ये मौद्रिक नीति को राजकोषीय नीति के स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह मौद्रिक नीति को सीधे तौर पर राजकोषीय नीति से स्वतंत्र बनाने में सहायता नहीं करता है, बल्कि राजकोषीय अनुशासन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से स्थिरता प्रदान करता है। ये बात गलत होगी। पहली बात यहाँ से सही थी, आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद नियमित वेतनभोगी, आगे और होगा, इसमें कौन सा स्टेटमेंट नियमित वेतनभोगी रोजगार से
दैनिक मजदूरी कार्य की ओर श्रम बल को स्थानांतरण का वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा ये करता है। देखो इसका आंसर हो जाएगा नियमित वेतनभोगी रोजगार जो होता है, इससे दैनिक मजदूरी के कार्य की ओर श्रम बल का स्थानांतरण श्रम बल के जो अनौपचारिकरण होते हैं उसका वर्णन करता है। दिए गए विकल्प में ऐसा कोई यहाँ पर नहीं दिया गया है। क्या होना चाहिए था यहाँ पर होना चाहिए था अनौपचारिक जो श्रम बल के अनौपचारिकरण है उसका वर्णन करेगा, श्रम बल का अनौपचारिकरण। ठीक है, यहाँ पे लिखा है औपचारिकरण, गलत है, श्रम बल का होना चाहिए अनौपचारिकरण इसका आंसर। ठीक है, तो कोई आंसर नहीं है डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, वाणिज्यिक बैंकों के लिए उच्च नगद जो आरक्षित अनुपात है और उच्च धनी तरलता अनुपात की प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहला क्यों दी जाती है? क्योंकि यहाँ पर पहली बात है एसएलआर में अधीन परिसंपत्ति को सीआरआर के अधीन परिसंपत्ति की तुलना में अपेक्षाकृत सरलता से तरलीकृत किया सकता है। पहली बात सही है। सेकंड, सीआरआर से अधीन परिसंपत्तियां ब्याज नहीं अर्जित करती हैं, जबकि यहाँ पर एसएलआर अधीन करती हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी सही है। दोनों बातें सीआरआर और एसएलआर के बारे में एकदम करेक्ट है। आप इसको फैक्चुअल पॉइंट की तरह लिख सकते हो, पूरा एक एक की बातें को बता दिया उन्होंने। ठीक है, आंसर क्या होगा? 49 का सी यहाँ से करेक्ट है। 50 नंबर क्वेश्चन है, आज 50 तक डिस्कस करेंगे। न्यूनतम वैकल्पिक कर एमएटी के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य शून्य कर कंपनी पर कर लगाना होता है। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम वैकल्पिक कर जो मैट जिसको बोलते हैं, इनका उद्देश्य होता है कि शून्य कर कंपनियों पर टैक्स लगाना जो कानूनी कटौती को प्रोत्साहन का लाभ उठाकर कोई कर नहीं देती थी। पहली बात सही है। सेकेंड, इसी कंपनी के बही लाभ पर लागू किया जाता है। बही लाभ मतलब देखो इसी कंपनी के अधिनियम के तहत तैयार किया जाता है, और बही लाभ मतलब होता है बुक प्रॉफिट, उस पर लागू किया जाता है। दोनों बातें क्या है? एकदम सही है। आंसर दोनों करेक्ट है। दिखा देते हैं आंसर कौन सा होगा। सी यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, राइट। अब जो 51 से रहेगा, 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, राइट। पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगला टेस्ट स्टार्ट करेंगे, 7वां नंबर टेस्ट, जो इकोनॉमिक का मोस्टली यहाँ पर करंट अफेयर्स डेटा पर आधारित होगा और बहुत अच्छा पेपर आपका होगा, 7 नंबर पेपर। ठीक है, कोई क्लासेस वाले आपका यहाँ पर ऐसे नहीं अलग से कराते कि यहाँ पर इकोनॉमिक में अलग से पेपर करंट को लेकर करा, नहीं। मैं आपको एक एक चीज़ जितने भी करंट, जैसे पॉलिटी का कुछ करंट में आएगा उसको करंट का पूरा अलग पेपर कराऊंगा मैं। ठीक है, अभी जैसे कि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का पेपर कराएंगे स्टैटिक में, फिर करंट अफेयर्स का पेपर रहेगा, ऐसे करके पूरे पेपर कराएंगे। और एक पीआईबी और जो यहाँ पर इंडिया ईयर बुक है ना, इसको लेकर के भी मैं मार्च में पेपर कराऊंगा, क्योंकि मार्च में इंडिया ईयर बुक आती है, उसको लेकर के मैं मार्च में पेपर एक अच्छा से कराऊंगा, राइट। तो इस टाइप से जितने पेपर है करंट को लेकर मैं कवर करता जाऊँगा यहाँ। ठीक है, बाकी आप एक एक चीज़ें अच्छे से करते रहो, मैं जो बताता हूँ उतना आप करते रहो। ठीक है, और कुछ यहाँ पर जो पूछना है, कुछ डाउट रहता है, आप कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ के पूछ सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा उसका, राइट। एड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।